हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक बुखारी की क्लासेस में आपका वेलकम है। बच्चों, आज से हम एनडीए का जो नया सेशन है वो लेके आपके लिए लेके आए हैं। जो भी बच्चे भी 12th क्लास में एग्ज़ाम देके फ्री हुए हैं वो एकदम से कॉपी पेन ना छोड़ दें, क्योंकि आपका एनडीए का एग्ज़ाम आने वाला है अप्रैल में, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अभी आपने जो है सारा 12th क्लास का मैथमेटिक्स का फिजिक्स का पढ़ के छोड़ा है, तो अभी आपका अच्छे से तैयारी हो सकती है। बस आपने थोड़ा सा क्या करना है कि उसको प्रैक्टिस में लेके आना है, और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको सीखनी है। तो हमने मैथमेटिक्स का सिलेबस डाल दिया है, फिजिक्स का भी सिलेबस आपको बता दिया है। आज हम आपको ये बताएंगे कि मैथमेटिक्स में आपको किस तरीके से नंबर लाने हैं और कितने नंबर जो है वो आपके पास होने के लिए ज़रूरी हैं, और उसके साथ ही हम उससे मतलब जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी हम एक सेशन आज ही उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि आपका सिलेबस रहता क्या है। ओनली मैथमेटिक्स का आपके 120 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं आपके 120 आते हैं। इज दैट क्लियर? हर एक का मतलब ईच क्वेश्चन का जो मार्क रहता है वो 2.5 का होता है, 2.5 का। तो टोटल जो आपका मतलब मार्क्स आने मतलब टोटल जो नंबर बने हैं आपके इन मैथमेटिक्स के अंदर वो बने हैं 300। तो आप ये समझ लीजिए कि 300 का आपका मैथमेटिक्स का ही एग्जाम है। ठीक, दूसरी बात ये चीज़ को याद रखिए कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसके अंदर। कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी आपकी 1/3, मतलब कि अगर आपके या पॉइंट के हिसाब से भी चलती है। अगर आपके 3 क्वेश्चंस ठीक है और 3 क्वेश्चन गलत है और 1 ठीक है, तो आपका मतलब रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो आपने करना क्या है, जिन बच्चों का मैथ बहुत ही ज़्यादा ठीक है, मतलब एवरेज के बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या करना है, अपना टारगेट 40 लेके चलना है कि मुझे 40 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, और 40 क्वेश्चंस जो मुझे करने हैं वो रॉन्ग नहीं करने, बिल्कुल राइट करने, कि जिससे कि आपका कोई भी नेगेटिव मार्क इसमें ना बने। ठीक है, जब आप 40 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपकी जो क्लियर करने की मतलब है रिक्वायरमेंट है वो आप कंप्लीट कर लोगे इन 40 के अंदर। ठीक है, बाकी इसमें फिजिक्स भी आएगी, आपकी और भी चीज़ें आएगी, तो वो भी अलग अलग मार्क्स में होंगे। जब वो आएगा तब हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल आपने क्या करना है, मैथमेटिक्स पे ज़्यादा जोर डालना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर का आपका यही आएगा। तो आपने अपने दिमाग में रखना है कि किसी भी हालत में मुझे 120 में 40 मार्क्स जो है वो लेने ही लेने हैं। 120 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके राइट करने हैं, बिल्कुल करेक्ट करने हैं, कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। लेट्स सपोज कि आपने 3 आंसर जो हैं वो रॉन्ग दे दिए और 1 आपने राइट दिया, तो आपका बिल्कुल रिजल्ट 0। ठीक है, वैसे इसमें पॉइंट के हिसाब से होती है 1.5 या 2.5 या 0.5। तो बट आप इस पैटर्न को समझ के चल सकते हो कि अगर आपने 3 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए, 1 राइट हुआ, तो आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो आपने पहले कोशिश यही करनी है कि जो क्वेश्चंस आपको पक्के हैं, जिस टॉपिक के बारे में आपको पक्की नॉलेज है, आपने उन्हीं को अटेम्प्ट करना है और उनको बिल्कुल राइट करना है। ठीक है, तो 120 का क्या है आपके क्वेश्चन से। अब हम करेंगे इसमें प्रैक्टिस। ठीक है, कि किस तरीके से आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ सके। 40 का ही नहीं रखना है कि मुझे 40 लेने, इससे ज़्यादा भी लेने की कोशिश करनी है जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। तो एक आपका जो आपने सब सिलेबस देख रखा है उसमें आपका आता है मैट्रिक्स। बच्चों, मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा नंबर की आती है। इसमें एड जॉइंट होगा, आपके एप्लीकेशंस होती हैं, फिर जो आपकी एक और थी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आती हैं, बहुत आता है मतलब। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे वो भी मैं बताऊंगी। आपने कैलकुलेशंस, इसके जो टर्म्स हैं अभी 12th क्लास पे सीख रखी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पता नहीं होंगी, बुक में भी रह के बच्चे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ सीखना है और आंसर निकालना है। अब नहीं, अब आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ये कह सकते हैं हम। पूरे पेज को रीड करके उसमें जो कंक्लूजन होगा वो हम लेके आपके लिए आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपका जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा कीमती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स को हम समझते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स आपको अच्छे से पता होगा। ये जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती है, देखिए लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं आपको पता है। a1x होता है, v1y होता है, c1 इज इक्वल टू 0 होता है, एंड 2 है a1 b2y प्लस c2 एंड इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशंस आपने 10th में भी पढ़ रखी हैं, ठीक है। आपने इसको 3 या 2 मेथड से इसको करते थे। कैसे करते थे? बाय क्रॉस से करते थे, है ना, और किससे करते थे? बाय एलिमिनेशन से करते थे, बाय सब्स्टिट्यूशन से करते थे, और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है ये अनदर मेथड है टू फाइंडिंग या टू सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, जितने मर्जी वेरिएबल्स हो, बट ये जो मैट्रिक्स है इसी पैटर्न को आगे बढ़ाने का काम है, ठीक है। इसी पैटर्न को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं, वो हमारी मैट्रिक्स हेल्प करता है। पहली बात ये तो किस में काम आती है? ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में काम आती है। जो भी आपकी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसको सॉल्व करने में क्या काम आता है? मैट्रिक्स आता है। इस तरह के की पॉइंट होंगे आपके, आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स किसके काम आती है? आपकी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानते हैं कि होती क्या है मैट्रिक्स। आपको पता है इस ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है, ठीक है। जैसे लिखा जाता है a11, a12, a13, a21, a22, a23, इस तरीके की जो होती है मैट्रिक्स होती है, ये आपको अच्छे से पता है। ये वाली जो लाइन जाती है, मतलब इस वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ को क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। ये भी आपको पता है, ठीक है, रो एंड कॉलम्स, ठीक है। तो इस पैटर्न में हम मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं। बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर हमेशा इसका लिखा जाता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। रो को एज ए आपने m मानना है, ठीक है, और इसको आपने कॉलम को n लेना है। आप n इंटू एम भी लिख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि रो पहले आएगा और कॉलम बाद में आएगा, ठीक है। तो उसका ना मतलब डिनोट आप किसी भी टर्म से इसको कर सकते हो, बट आपने दिमाग में याद रखना है कि रो इंटू कॉलम ही इसका ऑर्डर आता है। अगर इसका ऑर्डर मुझे लिखना है देन 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मीन्स कि आपके पास में 2 रो थी और 3 उसके कॉलम थे। तो ये थी मैट्रिक्स के बारे में जानकारी कि ये मैट्रिक्स होती है जो हेल्प करती है टू सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास में इसके टाइप। टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, या कई बार पूछा जाएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स को आप छांटिए, ढूंढिए, 1 2 A B C D करके ऑप्शंस दे दिएंगे और आपको एक टिक करनी है। तो ज़्यादातर फोकस आपने देखिए क्वेश्चंस में टाइम पीरियड भी होगा, टाइम भी देखना है, तो आपने उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना जो स्टेटमेंट है, मतलब जिसका एग्जैक्ट आंसर हमको पता होता है, रूल्स, ठीक है। सॉल्विंग की तरफ थोड़ा कम जाना है, नहीं तो आप सॉल्व करते रह जाओगे और आपका टाइम भी हो जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। अब आता है आपका टाइप, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहली आती है आपके पास में रो मैट्रिक्स। सभी बच्चों को पता होगा रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स होती है जो रो में लिखी जाती है, ठीक है, जो रो में लिखी जाती है। जैसे कि ऐसे 1 2, कोमा नहीं लगता इसमें, ठीक है, कोमा नहीं लगाना, मैंने गलती से लगा दिया है, कोमा नहीं लगता, ये खुद ब खुद थोड़ा सा इसमें स्पेस आ ही जाता है। 1 2 3 4, तो ये आपकी किस में आ गई है? रो में आ गई है। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें रो आपकी 1 रहती है और कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। इस केस में कॉलम कितने हैं? 4 हैं। तो आपने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या याद रखनी है कि जिसके अंदर रो कितनी रहती है? ओनली 1। कॉलम जितने मर्जी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है इसमें कि रो क्या है? 1, कॉलम जितने मर्जी हो। क्लियर? अब आपके पास में दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कि कॉलम आपका 1 होना चाहिए, कॉलम आपका 1 होना चाहिए, रो चाहे जितनी मर्जी हो, मतलब कि into 1 पहले और m
बहुत सारे, यहाँ पे 6 आ गया, 7, 8, 9, जितना भी आप लिखना है। तो ये आपके पास में आ गई है कॉलम मैट्रिक्स, ये आ गई है रो मैट्रिक्स। याद रखोगे कि अगर आपके पास में डायरेक्ट ये पूछा जाए कि 1 इंटू एम बताइए कौन सी मैट्रिक्स है, 1 इंटू एम कौन सी मैट्रिक्स है, ये है रो मैट्रिक्स, ये है रो मैट्रिक्स। और अगर m इंटू 1 पूछा जाए तो ये आपके पास में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? याद रखने का तरीका है, अभी आपको यही चीजें सीखनी है, ठीक है, कि 1 इंटू एम इज इक्वल टू रो, m इंटू 1 इज इक्वल टू कॉलम। क्लियर? सेकंड चलते, थर्ड हमारे पास में आता है इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर से तो पता चल ही गया होगा कि ईच साइड्स आर इक्वल। क्लियर? तो इसमें क्या रहता है, ऑर्डर हमेशा इक्वल रहता है, जैसे कि 2 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 3 होगा, 4 इंटू 4 होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो हर चीज को बिल्कुल ध्यान से सीखना है, हर चीज को ध्यान से सीखना है। वो ऐसा नहीं कि आपको सीधा सीधा पूछ लेंगे, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो अब जरूरी नहीं कि पिछला ही पैटर्न वो फॉलो करे। हमको सिलेबस दे दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज पे वर्क करना है, आगे क्वेश्चन जैसा भी हो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, हमने सीखा है कि ऑर्डर जो रहता है वो रो इंटू कॉलम होता है, रो इंटू कॉलम होता है, ठीक है। तो रो को हम m लिखते हैं, इसको n लिखते हैं, ठीक। अब हमारे पास में ऑर्डर क्या बन के आता है, हमें पता है कि इन द स्क्वायर मैट्रिक्स रो एंड कॉलम आर इक्वल, मीन्स कि m इज इक्वल टू n। तो मैं इसको लिख सकती हूँ m इंटू m इज इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो अगर इस तरीके से ऑर्डर पूछा जाए कि ऑर्डर आपके पास में m की पावर 2 है या n की पावर 2 है, तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जब आपके पास में इस तरीके से चीज पूछी जाए कि डायरेक्ट आपको दे दी जाएगी कि m स्क्वायर करके है, तो बताइए कौन सी मैट्रिक्स है, तो आपको ध्यान में होगा कि m इंटू एम मीन्स की m स्क्वायर, n इंटू n मीन्स की n स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या आ गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कौन सी है। इसके बाद आता है आपके पास में डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो एक डायगोनल की फॉर्म में होगी, ठीक है। उसके अप के नीचे के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे हमेशा क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक है। क्लियर? तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपको पता ना, डायगोनल या तो ऐसे बनता है या तो ऐसे बनता है, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है दोनों तरीकों से ये डायगोनल है, दोनों तरीकों से ये डायगोनल है, ठीक है। लेकिन ओके चला गया, डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो 2 0 0 0 8 0 0 0 9। तो ये आपके पास में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, मैं क्या अभी बताने जा रही हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहती है बच्चों, ये स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, और आप साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या कंडीशन रहती है कि डायगोनल में 1 1 आता है, डायगोनल में 1 1 आता है, और स्केलर मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल है। अगर मैं ये कहूँ कि ये मैट्रिक्स कौन कौन सी है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और साथ ही साथ में ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते। फॉर द एग्जांपल ये जो अभी मैंने दिया है आपको, ठीक है, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है एज वेल एज डायगोनल है। बट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये डायगोनल भी है, आपकी स्केलर भी है, और आइडेंटिटी भी है। तो अब आपसे पूछा जाए कि विच कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी भी होती है, स्केलर भी होती है, और डायगोनल भी होती है, या एग्जांपल्स नीचे मेंशन कर दिए होंगे, तो आपने इस तरीके से इस चीज को समझना है,
ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ हमें क्या है हमारे पास में कि जैसे अगर जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कौन सा होगा, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होंगे, 0 √3 0 0 0 √3। तो ये क्या है हमारे पास में, पहली बात तो ये डायगोनल है, डायगोनल मुझे दिख रही है, ये डायगोनल है ये, ठीक है। डायगोनल के साथ साथ इसके डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स है वो इक्वल है, इट मीन्स कि ये क्या है, स्केलर है, स्केलर है। स्केलर के साथ साथ क्या ये आइडेंटिटी है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डायगोनल में क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, 1 1 चाहिए। और जरूरी नहीं है कि ऑर्डर इसका हमेशा 3 × 3 में रहे, 2 × 2 में भी रह सकता है, बट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। 2 × 2 में भी रह सकता है, स्क्वायर होना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, और साथ ही साथ ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल का हर एक एलिमेंट क्या है, 1 है और इक्वल है, तो ये दोनों है। तो ये चीज अच्छे से समझिएगा कि अगर इस चीज तरीके से चीज पूछी जाएगी तो आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आता है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का तो सीधा सा फंडा है, क्या होगा कि जिसके एलिमेंट का 0 0 हो जाए, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 0 हो जाए, कुछ भी नहीं है तो वो 0 0 आपके आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसका की पॉइंट क्या है उस पर भी वर्क कर लेते हैं, जैसे पहले किया था। जरूरी नहीं है कि जो जीरो मैट्रिक्स होगी या नल मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर हमेशा स्क्वायर में ही हो, ठीक है। वो ऐसे भी लिखी जा सकती है, 2 × 1 में है, ठीक है। 2 × 1 मीन्स की रो 2 है तो 0 and 0 0 है, ठीक है। 1 × 2 है, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ये दिमाग में नहीं रखना है कि स्क्वायर की है देन तभी 0 होगा, नहीं, कुछ भी ऑर्डर होगा तब भी वो जीरो मैट्रिक्स है अगर उसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। उसका अगर हर एक एलिमेंट 0 है इट मीन्स कि क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, पहली बात ये कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर विल बी सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर ये कोई है हमारे पास में 2 × 2 की, तो दूसरी तरफ भी मेरा जो ऑर्डर है वो 2 × 2 का होना चाहिए। पहली बात तो ये चेक करनी है आपने इक्वालिटी के अंदर उसका ऑर्डर। उसके बाद उस ऑर्डर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट दोनों में क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। जैसे 3 2 0 1, तो 3 2 0 1, तो ये हमारे पास में क्या होगी, एक इक्वल मैट्रिक्स होगी। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या है कि ऑर्डर के साथ साथ आपका हर एक एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 x and 5, ठीक है। उसके बाद बी कोई मैट्रिक्स मुझे दे दी जाती है y 4 3 and 2 and is equal to 5 6 8 and 7, ठीक है। तो अब मुझसे पूछा जाता है कि, पूछा नहीं जाता है कि ये कहा जाता है कि आप फाइंड आउट करें, फाइंड आउट x and y, वैल्यू x and y when a plus b इज इक्वल टू सी। इसको सी ले लेते हैं, इज इक्वल टू सी, कि इन दोनों का जो सम आएगा वो सी के बराबर होगा। तो ये आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। कब, जब इन दोनों का सम थर्ड के इक्वल आएगा। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाले, तो कैसे निकालेंगे, ए और बी को ऐड करके, 3 + y 4 + 4 8 हो गया। अच्छा, 3 + x एंड ये हो गया 7 एंड इज इक्वल टू 5 8
6 एंड 7। अब हर एक एलिमेंट इक्वल है, इसका मीनिंग है कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, तो हम लिख लेंगे 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 2 आएगी। और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर है, तीसरा एलिमेंट आपका तीसरे के बराबर है। 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 मीन्स कि x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से जो होगी आपकी इक्वल मैट्रिक्स होती हैं, और आपको इसमें से ज़्यादातर वैल्यूएबल क्वेश्चन पे वर्क करना है कि अगर इस तरीके से मुझे वैल्यू निकालने को कही जाए तो मैं कैसे करूँगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं कुछ ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा इसमें मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में एडिशन। कौन सा है, एडिशन। सेकेंडली है हमारे पास में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम किसी भी मैट्रिक्स की। एंड थर्ड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशंस ऑपरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्योंकि एडजॉइंट में काम आएंगे आपके, जब आप एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब सारी चीजें पढ़ोगे तो वहां पे ये चीजें काम आती है। अब देखिए एडिशन में क्या है, देखिए समझ लीजिए इसको। एडिशन में क्या है, लेट सपोज लेट a इज इक्वल टू 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, एंड b इज इक्वल टू 6, 2, 7 एंड 8 है। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। एडिशन में ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, सिंपल, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, तीसरा एलिमेंट तीसरे में, चौथा एलिमेंट चौथे में। ऐसा नहीं करना है कि आपने गलत उसमें पैटर्न में चले जाना, नहीं, जो जिस जगह पे उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट से ऐड करना है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 4 प्लस 6 हो जाएंगे 10, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, एंड 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14, एंड 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। तो ये आपके पास में क्या आ गया, एडिशन का ऑपरेशन आ गया। क्लियर? अभी इसी में मुझे क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। इसी में मुझे बोला जाता है कि a माइनस बी निकालिए। तो पहले a का एलिमेंट लिख लेना है आपने, ठीक है। 4, 6, 7, 8 माइनस b आएगा 6, 7, 2 एंड 8। तो माइनस करके देखेंगे क्या आएगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें ये भी देखना है कि बड़ी रकम के साथ में क्या है, छोटी रकम के साथ में क्या है। साइन का खास तौर पे ध्यान रखना है। 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 तो -2, ठीक है। 6 माइनस 2 तो ये आएगा 4, 7 माइनस 7 0, एंड 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यही पे क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा घुमा के बोल दिया जाए, जैसे कि ये तो माइनस में रख लेते हैं ना, और यहाँ पे आ जाए जैसे -6 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे -4 आ जाए, यहाँ पे +1 आ जाए, तब कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे, जैसे अभी किया है, देखिए 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आएगा +6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, और ये आगे 7 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा 7 प्लस 4, 8 प्लस माइनस माइनस 8। कई बार ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए प्लस लगा देंगे बीच में, जो करते रहोगे कि क्या होएगा, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 1 एंड इज इक्वल टू 10, 4, 11 एंड 7। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। अब तो अभी 12th क्लास में हो तो इतना तो आपको पता होगा ही। मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। अब इसी केस में मुझे मल्टीप्लाई करना है। ए मुझे क्या दे रखा है, 4, 6, 7, 8 एंड बी मुझे दे रखा है 6, 2, 7, 8। अब इस चीज को ध्यान से सीखिएगा बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम। A to B, B to A to B, इस चीज का भी ध्यान रखना है। मैं कर रही हूं A to B। देखिए करते कैसे हैं, पहली जो रो होती है, ये वाली जो रो होती है R1, ये दोनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई होगी, R1 C2। फिर जो दूसरी रो है वो भी क्या करेगी, दोनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेगी। ऐसे पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है तो पहली रो तीसरा कॉलम, और दूसरी बारी में क्या करेंगे, जो नीचे रो आएगी दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। इज दैट क्लियर?
ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपने, इस चीज को ध्यान में रखना है। और मल्टीप्लिकेशन के बीच में जब भी आपकी कोई नई टर्म आएगी तो उसको आपने ऐड करके लिखना है। कैसे, अभी बताती हूँ मैं। R1 का पहला एलिमेंट है 4, R1 का पहला एलिमेंट है 4 और कॉलम का पहला एलिमेंट है 6, तो 4 इंटू 6 कितना हो गया 24। बट R1 का पहला हर एक एलिमेंट से करना है, हर एक एलिमेंट से करना है। तो पहला एलिमेंट पहले 6 से, अब R1 ही चल रही है और C1 ही चल रही है, अभी C1 खत्म नहीं हुई है, तो R1 6 इंटू 7 प्लस 42। और है R1 का कोई एलिमेंट नहीं है, और कोई है कॉलम का एलिमेंट नहीं है, तो बस आगे चलिए। अब क्या करेंगे, R1 देन C2, R1 C2, 4 इंटू 2 8 एंड 6 और डिफरेंट एलिमेंट के साथ। ऐसा नहीं करना है कि 4 इंटू 6 कर दिया, 4 इंटू 7 कर दिया, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा फिर से इस पे काम करूंगी। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीखनी है तो मैट्रिक्स का मैंने पूरा एक सेशन डाल रखा है जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन काफी डिटेल में सिखाई है, तो प्लीज आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, 4 टू 8 एंड प्लस 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आएगा 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42 एंड 8 प्लस 7 56, ये आएगा यहाँ पे, ये सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम हो गए दोनों एलिमेंट। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 7 2 14, 8 8 464। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम ऑपरेशंस लगाते हैं कि कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शंस करते हैं और किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, अगर जिन बच्चों को दिक्कत आती है किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक में, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का किसी को समझ में नहीं आएगा, तो वो मुझे कमेंट करके बता दे, हम एक सेशन मल्टीप्लिकेशन का भी ले लेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन सीख लिए, अब आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आएंगी सबसे पहले ऑफ एडिटिंग की, मतलब ऐड की और सब्ट्रैक्शंस की, दोनों की सिमिलर ही रहती है। बेस मेन जो चीज़ रहती है, आपने एडिशन की प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझनी है। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। पहली आती है आपके पास में कंप्यूटेटिव, ठीक है, कंप्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या रहता है कि अगर a प्लस बी कर दूं मैं, तो उसका आंसर हमेशा b प्लस a के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आप चाहे 1 प्लस 4 करिए, 4 प्लस 1 करिए, बनेगा तो 5 ही। तो ये है हमारे पास में कॉम्पिटिटिव लॉ कि एडिशन आप जैसे मर्जी करो, a b करो, b a करो, आंसर उसका सिमिलर ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या रहता है, एक टर्म और ऐड हो जाती है 3। तो इसमें जैसे ये किया मैंने, a प्लस बी प्लस सी एंड इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। एडिशन में क्या है, आप ऐसे कर लीजिए 4 प्लस 1 प्लस 3, या फिर ऐसे कर लीजिए 4 प्लस 1 प्लस 3। तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, आंसर तो सेम आएगा, चाहे मैट्रिक्स का क्यों ना केस हो, मैं आंसर इसमें सेम ही आएगा। तो ये हमारी क्या है, एसोसिएटिव लॉ है फॉर एडिटिंग के लिए। ये चीज याद रखना, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी किस में जा रही है उस चीज का याद रखना, कॉम्पिटेटिव, एसोसिएटिव, फॉर एडिशन के लिए। इज दैट क्लियर? अब आती है थर्ड हमारे पास में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? इसमें क्या याद रखना है आपने कि a प्लस ओ इज इक्वल टू, मैं बताती हूँ ये क्या है, इसका आंसर हमेशा a के बराबर रहेगा, ठीक है। क्या कह रहा है ये हमारे पास में, ये कह रहा है कि ये जो a है ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो a है ये कोई क्या दे रखी होगी आपको, मैट्रिक्स दे रखी होगी, कुछ भी दे रखी होगी। और ये जो आपका o मैंने लिया है ये आपके पास में कोई एडिटिव आइडेंटिटी है, क्या है, कुछ ऐड किया है आपने, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो जब इस तरीके से होगा तो ये रिजल्ट हमारा ऐसे आएगा।
क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है कि एडिटिव इनवर्स, आपको अच्छे से याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इनवर्स एडिटिव का क्या है, जो एडिशन से उल्टा है, ठीक है। और इस चीज़ों को आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, तो ये चीज़ हम बोली रखी है कि अगर हम इसको इस तरीके से ऐड करेंगे तो आंसर दोनों का सिमिलर ही आएगा, चाहे उसको पहले रखिए चाहे बाद में रखिए। इज दैट क्लियर। अब आगे देखते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए समझ लीजिए, जैसे जिसमें माइनस आपने ऐड किया है तो इसका रूल आपने याद रखना है कि a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए 0 के बराबर होगा। ये है आपका एडिटिव इनवर्स का, ये था एडिशन करी है तो इसका ये a नहीं रख सकते आप। अगर आपको a नहीं रखना तो आप यहाँ पे b रख सकते हो कि दोनों का सम करेंगे तो किसी न किसी के बराबर आ ही जाएगा, बोथ का इक्वल होगा। लेकिन इस केस में जो सम आएगा मेरा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। और इस केस में जो ये a है, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले रखी होगी, कोई ना कोई मैट्रिक्स होगी, और ये जो माइनस a है ये मेरा एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स मीन्स कि जैसे 6 है तो मैं उसको -6 करके लिखूंगी, ऐसे उल्टा, इनवर्स एडिशन से उल्टा। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी है, फॉर एडिशन की। ये याद रखिए कौन कौन सी है, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस किसकी है, एडिटिव आइडेंटिटी की, और एग्जिस्टेंस किसकी है, एडिटिव इनवर्स की। इज दैट क्लियर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। अभी हमने किसकी सीखी थी, एडिशन की। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है, पहले आती है हमारे पास में एसोसिएटिव। इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, इसके अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं आती है, ये नहीं आती है। ये लॉ कैंसल है। क्या है, कैंसल है। क्यों कैंसल है, देखिए पहले समझिए क्यों कैंसिल है। क्योंकि हमने इसमें ये पढ़ा है एडिशन में कि अगर मैं a प्लस बी कर लूँ या b प्लस a कर लूँ तो दोनों का आंसर सेम आएगा। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल अगर हम नंबर लेते हैं जैसे कि 6 × 4 एंड 4 × 6 में तो मेरा आंसर ठीक आएगा कि 24 आया सिंपल नंबर पे। बट इन मैट्रिक्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये काम अच्छे से नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, देखिए ऐसे होता है कि ए बी ले लिया मैंने, कोई भी मैट्रिक्स है, नॉट इज इक्वल टू बी ए के बराबर होता है। कैसे प्रूफ करते हैं इसका, देखिए लेट सपोज कि ए मैंने ले लिया, कुछ सिंपल सा ले लेते, 1 2 2 एंड 1 समथिंग, कुछ ऐसा ले लिया। एंड बी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 2 1 ऐसे करके ले लिया, उल्टा ले लिया मैंने, ठीक है। पहले इसका ए बी निकालते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इधर 4 लिख लेते हैं और 1, ठीक है। अभी ए भी निकालेंगे तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। पहले क्या करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, यही पैटर्न याद रखना है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, अच्छा दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 है तो 3 कॉलम, 3 रो है तो 3 रो। इज दैट क्लियर। अब देखिए प्रोडक्ट क्या आता है, 1 2 = 2 + 2, उसके बाद 2 2 सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 4, और इसके बाद 2 1 = 2 4 + 1 एंड 4 2 = 8 + 2, ठीक है। अगर अभी भी मल्टीप्लिकेशन में आपको दिक्कत है तो लास्ट के जो कुछ सेशन मैंने डाल रखे उसको देखिए, फिर भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। तो ये आया आपका A to B। अब मुझे क्या निकालना है, B to A, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये नॉट इक्वल के बराबर होता है। चलिए करके देख लेते क्यों आता है। B को आगे रखना है, A को पीछे रखना है, ठीक है। अब क्या रखना है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करिए, 2 1 = मतलब ये एज ए रो वर्क करेगा और ये एज ए कॉलम वर्क करेगा, ठीक है। ये रो और ये कॉलम, अच्छा 2 1 = 2, ओके 4 2 = 8, 4 2 = 8 हो गया। अब सेकंड कॉलम, फिर 2 2 = 4, 2 2 = 4, ये
2 2 ज़ा 4 एंड प्लस 4। उसके बाद सेकेंड रो, पहला कॉलम, सेकेंड रो, दूसरा कॉलम, तो ये आएगा 1 प्लस 4 और 4 प्लस, नहीं, हाँ 2 आएगा इधर, 2 एंड प्लस 2, ठीक है, ये आएगा हमारे पास में। तो ये बन के आएगा 10, 8, 5 एंड 4। तो अब आप दोनों का आंसर मैच कर सकते हो, क्या इक्वल है? नहीं है। तो हर केस में ऐसे ही रहेगा, जब भी आपके पास में ये पूछा जाएगा तो वो जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है कभी भी इसके अंदर इन मैट्रिक्स के अंदर इक्वल नहीं आता, जिसकी वजह से इसके अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं आता है। तो अगर ऑप्शन में पूछ दिया जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, उसके अंदर कॉम्यूटेटिव आ जाए, तो आपने ध्यान में रखना है कि ये तो इसके अंदर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वल कभी भी आता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब जो असली जो इसकी प्रॉपर्टी उन पे वर्क करते हैं, उन पे बात करते हैं कौन कौन सी है। पहली आती है एसोसिएटिव, पहली आती है एसोसिएटिव जो लॉ है आपके पास में वो आता है। उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि अगर ए बी मैंने मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है, और इनका मल्टीप्लिकेशन मैंने सी के साथ कर दिया है, तो ये हमेशा इसके बराबर आता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसके बराबर, ये याद रखिएगा। कॉम्यूटेटिव नहीं चलती बट एसोसिएटिव चलती है, यही जो चीज़ें सीखने वाली हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव इसके अंदर क्या रहता है, देखिए, अगर ए है इनटू बी प्लस सी, तो इज इक्वल टू ये आएगा ए बी प्लस ए सी के बराबर। ये तो पता ही होगा आपको कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी के बराबर। और नंबर 2 पे यहाँ पे आएगी ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी के बराबर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव आती है, एसोसिएटिव आती है, और थर्ड में आपकी आती है कौन सी? द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं आई ए कर लूं या फिर ए आई कर लूं तो आंसर हमेशा मेरा ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये हमारी क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, आई इसमें क्या रहता है बच्चों? आई इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ए कोई भी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी रहती है 1 0 0 1 के इक्वल रहती है। ठीक है, समझ आ गई कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर? एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। कॉम्यूटेटिव नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, कॉम्यूटेटिव एडिशन में आती है। ठीक जी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आता है आपका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का तो सभी बच्चों को पता होगा, अभी जो 12th क्लास के बच्चे एग्जाम्स दे के आए हैं ट्रांसपोज का तो अच्छे से पढ़ते हैं वो। ट्रांसपोजिव मैट्रिक्स, ठीक है, कैसे निकलता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या करते हैं? रो टू कॉलम चेंज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट ए कोई मेरे पास में मैट्रिक्स दे रखी है 4 6 7 एंड 8 दे रखी है, और मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज का साइन होता है उसके सिर के ऊपर इस तरीके से डैश लगा दी जाती है, या फिर ए के ऊपर स्मॉल लेटर टी लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब है ट्रांसपोज है। ठीक है, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? रो और कॉलम को आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करके चेंज करते हैं, कॉलम टू रो, रो टू कॉलम। अब इसका ट्रांसपोज निकलेगा तो इसकी जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो रो है ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या है? ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, कि ए ट्रांसपोज क्या है? रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, जैसे मर्जी आप इसको चेंज करिए, बट मेन यही है आप कॉलम को रो बना लीजिए। अगर ऐसे लग रहा है तो कॉलम, ये कॉलम, इसको रो बनाएंगे तो 4 7 ही आएगा। अब कॉलम, रो को कॉलम बना लीजिए तब भी यही आएगा। ठीक है, एक ही चीज़ होती है कि आपस में एक्सचेंज करना, कि रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, जैसे भी आपको साइन लगाना लगा लीजिए, बट ये दोनों आपस में क्या करती हैं? इंटरचेंज करती हैं, एलिमेंट्स इंटरचेंज करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब आती है इसके कुछ रूल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अपने दिमाग में अच्छे से गढ़ लेना है, क्योंकि उस टाइम पे, पेपर के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रूफ कर करके देखें।
प्रूफ करने बैठे रहे, ये इसके बराबर है, इसके बराबर मल्टीपल, तो बहुत टाइम जाएगा। पहला प्रूफ क्या है हमारे पास में, रूल क्या है कि ए का अगर मैं कोई ट्रांसपोज करूं, ए ट्रांसपोज है, उसका होल ट्रांसपोज हमेशा ए के इक्वल होगा। उसका होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। सेकंड चीज नंबर 2 पे, अगर मेरे पास में कोई k है, k मीन्स कि कोई कांस्टेंट टर्म है, और a का क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? k तो कोई कांस्टेंट है, तो ट्रांसपोज सिर्फ किसका आएगा? a का आएगा। ये नंबर 2 पे, ठीक है। नंबर 3 पे क्या है कि अगर a प्लस b का होल ट्रांसपोज है तो वो किसके बराबर होगा? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसी तरीके से नंबर 4 पे है कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज है तो वो a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, ये b आगे आएगा। मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा? b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में b आगे है, a आगे है, इस चीज़ का काफ़ी फर्क पड़ता है। अभी हमने करके देख लिया है, ठीक है। अब इसके प्रूफ करके देखते हैं कि जो चीज़ हमको रिजल्ट दी है क्या वो ठीक आती है। चेक कर ले, एक बारी कर ही लेते। चलिए देखिए, पहले एक ए ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ए को ले लेते हैं। क्या ले लिए? 1 2 4 एंड 6 ले लिया। चलिए, अब ये बोलता है कि जो ए का ट्रांसपोज है उसका होल ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? इसका, ये तो बिना ट्रांसपोज किया ना, इसको रहने दीजिए। ये ए ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा? यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1 4 2 एंड 6, ठीक है। लिख दीजिए 1 4 2 एंड 6 ए ट्रांसपोज, एंड इसी का भी मुझे अभी ट्रांसपोज करना है। जब डैश लगी मतलब ट्रांसपोज अभी करना है। इज इक्वल टू ए के बराबर है, इज इक्वल टू ए के बराबर है। तो ए क्या है मेरे पास में? 1 2 4 एंड 6। अब इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे आएगा? फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो ये आएगा मेरे पास में 1 2 4 एंड 6। तो डायरेक्ट आपने याद रखना है कि किसी चीज़ का ट्रांसपोज किया है, उसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स में आ जाएगा जो कि हमको दे रखी है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में, यहाँ पे कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होगी? मान लीजिए 4 है, 4 इंटू मैट्रिक्स लिख लीजिए जो आपकी लिखी थी 1 2 4 एंड 6 एंड उसका होल ट्रांसपोज। इन दोनों का होल ट्रांसपोज था ना। अब 4 को तो कुछ नहीं होगा ना, 4 कैसे चेंज होगा? 4 तो का कांस्टेंट टर्म है, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? ए का जो ट्रांसपोज करेंगे तो देन 1 4 6 इसका ट्रांसपोज होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? कि जब इस तरीके की कोई टर्म पूछी जाएगी तो सिर्फ ए का ही ट्रांसपोज करना है, कांस्टेंट का तो होगा ही नहीं। अब ये है हमारे पास में, कोई ए है कोई बी है। चलिए करके देख लेते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि जगह बच जाए हमारे पास में। थर्ड वाला क्या था आपके पास में? ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। इसका प्रूफ करके देखते हैं कैसे आता है हमारे पास में। लेट a इज इक्वल टू 4 6 2 एंड 8 है, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 है। पहले क्या करेंगे? a प्लस बी करेंगे। निकाल लीजिए a प्लस बी। a प्लस बी, अभी एडिशन की प्रॉपर्टीज हमने करी है कि हर जो जिस जगह का एलिमेंट है उस जगह पे ही ऐड होगा। 4 प्लस 1 5 है, 6 प्लस 2 8 है, 2 प्लस 3 कितना है? 5 है, 8 प्लस 4 कितना है? 12 है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। अब a प्लस बी का दोनों का जो भी प्लस करके उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ओके, ट्रांसपोज करके ये आएगी रो आपकी, जो कॉलम है आपका रो में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे 8 एंड 12। चलिए लेफ्ट हैंड साइड तो होगी। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। पहले ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज है 4 2 6 एंड 8 एंड बी का ट्रांसपोज कितना आएगा? 1 3 2 एंड 4। दोनों का एडिशन कितना आएगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एडिशन कितना आएगा? 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 एंड 12। अब आप आंसर मैच करिए। इक्वल है, इक्वल है। तो आपने सीधे सीधे तौर पे ये रूल को याद रखना है,
ठीक है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसका एक एक क्वेश्चन को या सॉल्व करने बैठ जाओगे। आपने छोटी छोटी जो ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं या जो रूल सिखाए जाते हैं, इन पे ध्यान देना है कि ये मुझे पता है, तो अपने डायरेक्ट उसको फॉलो करना है। अब हमारे पास में जो फोर्थ थी वो थी कि A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें फिक्स है, तो ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप के। जो आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी उसमें भी दो तरह के टाइप आते हैं, आपको पता होगा। सिमेट्रिक आता है, स्क्यू सिमेट्रिक आता है। क्या आता है? सिमेट्रिक आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है एक, और एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या रहता है? देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? जब आप किसी का भी ट्रांसपोज निकालते हैं और वो A के इक्वल आता है। ठीक है, हाँ ठीक है, जब आपका किसी भी चीज़ का आप निकालते हो देन A के इक्वल आता है, देन वो आपका क्या रहता है? सिमेट्रिक रहता है। और A जब आपका माइनस में आ जाता है, ट्रांसपोज कुछ माइनस टर्म में निकल आता है, तो वो आपका A के इक्वल होता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता है। लेकिन आपसे पूछा कैसे जाएगा? देखिए, आपसे पूछा जाएगा, आपकी दो थ्योरम्स आपकी बुक में ही है। पहली थ्योरम ये कहती है, पहली जो थ्योरम है वो ये कहती है कि हमारे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो रियल नंबर में है। ठीक है, कोई भी क्या है मेरे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है गिवन, मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है एंड सेकंड कंडीशन ये बोलता है वो रियल नंबर्स में। रियल नंबर आपको पता होंगे। ठीक है, जैसे कि x प्लस आइटा y है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये आपका रियल पार्ट है। ठीक है, रियल नंबर में दे रखी है, रियल नंबर में दे रखी है, तब क्या होगा कि a प्लस a डैश एज ए क्या रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा एंड a माइनस a डैश आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि देख, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स आ गई तब क्या होएगा? तो रियल नंबर पे ही ये चल रही है, कॉम्प्लेक्स पे चल ही नहीं रही है, इमेजिनरी पार्ट पे चल ही नहीं रही है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी जिसमें आपके रियल नंबर एंट्रीज हम करेंगे, तो A प्लस A का जो ट्रांसपोज होगा वो मेरे पास में आएगा सिमेट्रिक के इक्वल। ठीक है, सिमेट्रिक के इक्वल, और जो A माइनस A डैश होगा ये आपके पास में आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये आ गई पहली थ्योरम जो हमें बताई है उसने, कि अगर आपके पास में फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, ठीक है, A विद द रियल नंबर एंट्रीज A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक एंड सबट्रैक्शन इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? सेकेंड थ्योरम हमें क्या कहती है? जो सेकेंड थ्योरम है वो हमें ये कहती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम। आपको क्या करना है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली आपने, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली और विद रियल नंबर है, तो आपको पता है कि इसमें जो आएगा ये पार्ट जो है सिमेट्रिक है और ये वाला जो पार्ट है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का ऐड करना है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो होगा A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज इज इक्वल टू A मैट्रिक्स। ठीक है, A मैट्रिक्स किसके इक्वल आता है? ये A मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाता है। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वर्टेबल। ठीक है, क्या है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल को आप इन्वर्स भी कह सकते हो, इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्स मैट्रिक्स का एक सिंपल सा रूल रहता है कि A प्लस बी आई करके आपको सॉल्व करना होता है, जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू, अगर A है मीन्स कि B A का A इन्वर्स जो है वो B का A इन्वर्स है। ठीक है,
ठीक है। तो इसमें ये लिखेंगे कि B इज द इन्वर्ट मैट्रिक्स, A इज द इन्वर्ट मैट्रिक्स, इस तरीके से फॉर्म से आता है। आपने इस रूल को अच्छे से याद रखना है कि AB इज इक्वल टू I करके हम उसको सॉल्व करते हैं और वहां से हम एक इन्वर्स मैट्रिक्स को ढूंढते हैं, ठीक है। अब इसके की पॉइंट क्या है वो याद में रखिए। बाकी तो जो दूसरी वाली इन्वर्स मैट्रिक्स है वो आपके डिटर्मिनेंट में, वो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ आपकी मैट्रिक्स पे पढ़ रहे हैं, ओके। तो की पॉइंट इसमें क्या है कि जो आपका ये इन्वर्स और इन्वर्टेबल है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चलेगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, रेक्टेंगल में नहीं होगा। अगर आपको कहीं पे रेक्टेंगल मैट्रिक्स लिख रखी है तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि A क्या है, m इंटू n का ऑर्डर है, बोथ द वैल्यूज आर नॉट सेम, ठीक है। कि m नॉट इज इक्वल टू n, इट मीन्स कि 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, ये आपका रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए तभी इन्वर्स मैट्रिक्स आपका निकलेगा, इन्वर्टेबल निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन होगा हम मैट्रिक्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि आपके एनडीए में आए हैं, एनडीए के एग्जाम्स में आए हैं। उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। ज़्यादा नहीं, 10 से 15-20 क्वेश्चन जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें हर एक क्वेश्चन का आइडिया हो जाए किस तरीके का पूछा जाएगा। तो आपने हमारे साथ प्लीज़ जुड़ना है और बच्चों को भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर सेंड करें। कई बच्चे होते हैं जो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते हैं, किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ सकते हैं या किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो हम उन बच्चों के हिसाब से ही सेशंस बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से घर बैठ के ही आप आराम से पढ़ सको। बस आपको करना क्या है, वीडियो को देखना है, अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ उसको लाइक भी करना है। लाइक करने से क्या होता है कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हम जो करने हैं ठीक कर रहे हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है कि नहीं मैम ने गलत पढ़ाया है या कुछ भी चीज़ है, कुछ भी डाउट है, तो आप हमें उसको कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हैं। और क्या करना है कि इसी वीडियो को और बच्चों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप के साथ भी जुड़े। ऐप में भी आपको कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल मिल ही जाएगा, जिसमें थोड़े से मैंने क्वेश्चंस, आई थिंक 150 क्वेश्चंस डाले हैं सेट से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, जो भी 12th क्लास का पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।